एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है यूनिट है, दैट इज यूनिट नंबर 5, बिजनेस अरिथमेटिक। तो बिजनेस अरिथमेटिक में काफी सारा सिलेबस कट हो चुका है, काफी सारा सिलेबस टर्म 2 में नहीं आ रहा इस सेशन का, तो हम वही पढ़ेंगे जो सेशन में आ रहा है। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं कैपिटल का। तो हमारा कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल आ रहा है, तो लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले बात आती है कैपिटल की। कैपिटल क्या होता है? देखो, कोई भी बिजनेसमैन अगर उसके पास में बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छे प्लान्स हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज है, लेकिन अगर उसको वो इंप्लीमेंट नहीं करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, राइट। तो उस सब चीजों के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो कैपिटल की डेफिनेशन देख लेते हैं। द मनी अवेलेबल टू पे फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशंस एंड टू फंड इट्स फ्यूचर ग्रोथ। अगर वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे करना चाहता है, अगर वो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो डे टू डे एक्सपेंसेस भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो अपना फ्यूचर ग्रोथ करना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है, या वो आगे अपना प्रोडक्ट को और ज्यादा आगे एक्सपैंड करना चाहता है, एडवर्टीजमेंट करना चाहता है, वो सब चीजें करेगा, तो उसके लिए उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। मैंने बता दिया आपको यहां पर, बट फिर भी थोड़ा सा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि रोजमर्रा के खर्चे, या हम लोग बात करें हर महीने होने वाले खर्चे, या साल में बार बार ही होने वाले खर्चे, उनको डे टू डे ऑपरेशंस बोला गया है। तो उसके अंदर कौन कौन से खर्चे आते हैं, जैसे कि आपका रॉ मटेरियल। अगर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है तो वो क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन करेगी, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। तो रॉ मटेरियल जब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी तो उसे खरीदना पड़ेगा, उसका खर्चा, सैलरी पे करेगी उसका खर्चा, वेजेस पे करेगी उसका खर्चा, और कई सारे खर्चे, रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, पैकेजिंग एंड मैनी मोर। इसमें यूटिलिटीज बता दूं क्या होता है। पावर हो गया, या फ्यूल हो गया, या गैस हो गया, या वाटर हो गया। पावर मत लेना, फ्यूल, वाटर हो गया। तो ये सब चीजें क्या है कि ये सब चीजें होती ही होती हैं एक बिजनेस के अंदर। तो ये तो है हमारे डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। व्हाई डू वी नीड कैपिटल। नेक्स्ट आता है हमारा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो, कॉमर्स के अगर बच्चे हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, ऑलरेडी आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज के बच्चे, थोड़ा सा बता देता हूं। फिक्स असेट्स क्या होती है? फिक्स असेट्स का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लंबे समय के लिए आपके साथ चलेगी। जैसे कि अब देखो, पैसा है आपके पास में, मान लिया, लेकिन वो पैसा आप दो जगह लगा रहे हो। एक तो क्या लगा रहे हो, डे टू डे ऑपरेशंस में लगा रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, इंश्योरेंस की किस्त जा रही है, पैकेजिंग जा रही है, स्टेशनरी, और कई सारी चीजें होती है इसके अंदर। लेकिन अगर आप कोई भी एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या आपको अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप लोग क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इन सब चीजों से बढ़ेगी, ना तो सैलरी से बढ़ेगी, ना तो रेंट से बढ़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नई मशीनरी लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, नई मशीनरी लेनी पड़ेगी, आपको एक बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, वहां पर फैक्ट्री आपको एक नई डालनी पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, ये सब चीजें आपको लेनी पड़ेगी। सो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और फिक्स एसेट्स होते क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते। देखो, रॉ मटेरियल हमने किस लिए खरीदा कि मैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूंगा और बेचूंगा। लेकिन अगर मैं फिक्स असेट्स की बात करूं तो ये वो असेट्स होती हैं जिनको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खरीदा जाता है, लेकिन मैं बेचता नहीं हूं इसको, ठीक है। तो नो डायरेक्ट कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो डायरेक्टली किससे आएगा? अगर मैं बात करूं कि मैंने रॉ मटेरियल पर पैसा लगाया तो इससे मेरा डायरेक्टली कैश इनफ्लो आएगा ना। लेकिन अगर मैं मशीनरी खरीदता हूं तो मशीनरी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प करेगी, तो मेरी वो इनडायरेक्ट कैश फ्लो में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये तो था मेरा डे टू डे एक्सपेंसेस और फिक्स एसेट्स का पॉइंट कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट, कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। दूसरा आता है मेरा वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब हम ऑलरेडी जान चुके हैं यहां पर कि सर डे टू डे ऑपरेशंस के जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। देखो, दो चीजें हो गई, एक डे टू डे ऑपरेशंस हो गया। देखो, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, जो मेरी वर्किंग कैपिटल है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मेरी डे टू डे ऑपरेशन से, ठीक है। तो डे टू डे ऑपरेशन के जो भी खर्चे होते हैं वो पूरा करने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ साथ डेट पेइंग कैपेसिटी भी होती है। डेट का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करोगे, आप रॉ मटेरियल भी खरीदोगे। तो जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे तो दो तरीके से खरीदोगे, या तो वो कैश में खरीदोगे, या तो वो उधार में, क्रेडिट में खरीदोगे। अगर तो आपने वो उधारी में खरीदा तो उसका पैसा कुछ महीने बाद दोगे, है ना।
तो जब आप उसका पैसा कुछ महीने बाद दोगे तो वो जो आपका खर्चा है उसको उसकी पेमेंट भी आप कहां से करोगे? उसकी पेमेंट भी आप वर्किंग कैपिटल से ही करोगे। सो नेक्स्ट आता है वाई देर इज अ नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और हमें कितनी वर्किंग कैपिटल रखनी चाहिए, ये डिपेंड करता है मेरी कैश कन्वर्जन साइकिल या तो फिर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूँ। ये होता क्या है, बहुत ईजी है, चलो देखते हैं। देखो, जब भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या करेगी, सबसे पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेगी, राइट। सबसे पहले क्या करेगी, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी और रॉ मटेरियल को वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी। मान लो उसने कोई भी कपड़ा खरीदा उसने, ठीक है, और उसकी शर्ट बनानी है उसको, तो वो एक ही दिन में तो बन नहीं जाएगी, उसमें प्रोसेसिंग लगेगी। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब यहां पर ये हुआ कि रॉ मटेरियल कपड़ा खरीदने के बाद मान लो आधा काम रॉ, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अभी वो पूरा काम नहीं हुआ, पूरी शर्ट स्टिच नहीं हुई है, हो सकता है यहाँ पर कटिंग हुई हो, भी बटन्स लगने बाकी हो, प्रेसिंग होनी बाकी हो, तो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। फिर उसको फिनिश गुड्स में बनने में भी टाइम लगता है। तो देखो, जब उसने यहाँ पर रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल खरीदने के दौरान उसने जितना भी पैसा लगाया होगा, मान लो उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, तो उसके यहाँ पर 1 लाख रुपए यहाँ पर लग चुके हैं। तो 1 लाख रुपए अभी भी यहाँ पर चल रहे हैं और सेल होने में भी टाइम लगता है, एकदम से सेल होती नहीं है। और अगर वो सेल मान लो उधार पर हुई, अगर वो सेल कैश पर हुई तब तो ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली सेल से इसे पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर वो सेल जो है उधार पर रही तो इस केस में डेटर क्रिएट होते हैं। डेटर का मतलब होता है कि जब भी हम किसी को अपने गुड्स उधार पर बेचते हैं तो मैं उसको नाम दूंगा डेटर्स का, मैं अपनी बुक्स में उसका नाम रखूंगा डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स का मतलब हुआ कि मैं उसको माल उधार पर दूंगा, तो वहां पर भी जो डेटर है कुछ टाइम के लिए मुझसे उधार मांगेगा, बोलेगा मैं 3 महीने बाद पैसा दूंगा, 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्लोथ का फिनिश गुड्स बनने में मेरे को 2 महीने लग गए, राइट, और आगे मेरे को डेटर कन्वर्ट होकर के जो मेरी सेल हुई उधार में मेरे को पैसे मिलने में 3 महीने लग गए, तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास कैश यहां से चला था, मेरे पास यहां पर कैश था, वो घूमता घूमता चलता चलता 2 महीने इसने यहां लगाए, फिर वो 1 महीना नहीं 5 नहीं होंगे। अब देखो 2 महीने में तो उसने प्रोडक्शन पूरी करी, वो तुरंत तो माल बिकता नहीं है, वो सारा माल बिका 1 महीने में। उसके बाद भी डेटर ने बोला कि भैया मैं 3 महीने बाद पैसा वापस करूंगा, तो 2 1 3 और 3 6। तो मैं बात करूं कि मेरी जो ऑपरेटिंग साइकिल है कितने समय के बाद उस मैन्युफैक्चरर के पास में पैसा वापस आया, उस मैन्युफैक्चरर के पास से पैसा वापस आया 6 महीने बाद, ठीक है। तो एक तो ये कि ये सारा पैसा ब्लॉक हो गया, तो एक तो रॉ मटेरियल का पैसा। अब देखो इसके अंदर खाली रॉ मटेरियल का पैसा थोड़ी ब्लॉक हुआ है, यहां पर कई सारे खर्चे भी तो करने पड़े हैं। जैसे कि अभी डे टू डे एक्सपेंसेस की हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर सैलरी की बात करें, हम लोग रेंट की बात करें तो हर महीने रेंट जा रहा था, वेजेस जा रही थी, सैलरी जा रही थी, इंटरेस्ट जा रहा था, टेलीफोन बिल, पावर, फ्यूल, कितना सारा खर्चा होता है ना, ये सब जा रहा था ना। तो इन सारे खर्चों की पूर्ति के लिए मुझे पहले तो ये देखना होगा कि मेरे खर्चे कितने होने हैं, दूसरा मुझे ये देखना होगा कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बड़ी है। अगर ये ऑपरेटिंग साइकिल और बड़ी हो जाए, मान लो यहां पर वो शर्ट नहीं बना रहा, अभी एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जो बड़ी बड़ी मशीनरी बनाता है, तो सर बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने के लिए मुझे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। क्यों? मशीनरी बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा वो भी बहुत महंगा आएगा, और दूसरा ये थोड़ा कि वो 2 महीने में बन के तैयार हो जाएंगे। अगर मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है तो वो बिल्डिंग बनने में टाइम लगेगा, ऐसी कोई मशीनरी आपको प्रोडक्शन करनी है तो वो बनने में टाइम लगेगा, फिर वो बिकने में भी टाइम लगेगा, फिर उसका डेटर्स जो भी होंगे जिनको माल उधार पर बेचेंगे, बेसिकली रिटेलर्स होते हैं, तो वो भी क्या लेंगे, टाइम लेंगे अपना। तो दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल। कैश यहां से चला और वापस कितने टाइम में वापस मैन्युफैक्चरर के पास में पहुंचा, दैट इज कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल। ये छोटी भी हो सकती है, ये बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको समझाया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, राइट, कि जो मैन्युफैक्चरर करता है उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि ज्यादातर जो मार्केट है वो उधार पर चलती है, कैश पर मार्केट कम चलती है। दूसरा आता मेरा ट्रेडिंग यूनिट की। अगर मैं बात करूं, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि सामान खुद बनाएगा नहीं। जैसे आप स्टेशनरी शॉप पर आप जाते हो तो क्या वो पेंसिल पेन कॉपीज क्या वो खुद अपने पास से बना रहा है सारा कुछ? नहीं ना, वो क्या करता है कि जो भी मैन्युफैक्चरर उससे बाय करता है और सीधा हमें
बेच देता है, ठीक है। तो इस केस में इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है, इसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो छोटा रहेगा। इसका कैसे रहेगा, यहां पर देखो, इसने जो कैश था उसने अपना माल खरीदा, यहां पर मान लो 50,000 रुपीज का उसने माल खरीदा, स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये स्टॉक ऑफ गुड्स का मतलब है जो उसने माल खरीदा, अब उसने अपनी दुकान में स्टोर कर लिया। दुकान में स्टोर कर लिया तो उसका सारा माल जो भी उसने एक पर्टिकुलर खरीदा, बिकने में 2 महीने लगेंगे। अगर तो वो कैश में माल बेचता है तो सर तुरंत ही 2 महीने में माल बेचा और अपने वापिस उसके पास में कैश आ गया। लेकिन अगर वो उधार पर हुआ तो फिर ठीक है, डेटर भी 3 महीने बोलेगा या डेटर भी बोलेगा मुझे 1 महीने का समय और चाहिए। तो यहां पर जो इसका ऑपरेटिंग साइकिल है वो कितना हो जाएगा, 2+1 3। तो 3 महीने का इसका ऑपरेटिंग साइकिल हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि ऑपरेटिंग साइकिल हमारी बड़ी है या छोटी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें कितनी चाहिए। चलिए आ जाओ, अब हम लोग बेसिक आइटम सीख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल की बेसिक आइटम्स क्या क्या हैं, अब हमें कैलकुलेट करना हुआ वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल करंट एसेट्स। अगर हम लोग सारी करंट एसेट्स का टोटल कर दे तो वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाती है। तो सम करने का मतलब है कि हम टोटल करेंगे तो, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं करंट एसेट्स क्या होती है। करंट एसेट्स का मतलब होता है दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ पर्टिकुलर कैश कन्वर्जन साइकिल या पर्टिकुलर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जब हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो मेरा करंट एसेट्स कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये कुछ आइटम्स हैं, रिलेटेड आइटम्स है। आइटम्स तो बहुत सारी होती है करंट एसेट्स की, लेकिन आप लोग मेजरली ये वाली ज्यादा अच्छे से कर लेना। बाकी जो भी करंट एसेट्स की और आइटम्स होंगी तो हम जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे तो उसमें कवर अप हो जाएंगे। तो देखते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या आता है। तो ये सारी आइटम ध्यान रखना। आपकी एक ऑपरेटिंग साइकिल जो कैश कन्वर्जन साइकिल है, हो सकता है 6 महीने की हो सकता है 5 महीने की हो, उसमें ये कवर अप हो जाएगी। सबसे पहले स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो सर ये तो हम लोग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो दैट मींस कि ये वो रॉ मटेरियल जिसको हम लोग कैश में कन्वर्ट करने वाले, वो कैसे करेंगे, इसका फिनिश गुड्स बनाएंगे और उसे बेच देंगे। कई बार आपको जब आप लोग एग्जाम में देखोगे, कई बार स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना नजर आके, हो सकता है खाली स्टॉक लिखा हो, खाली रॉ मटेरियल लिखा हो और एक वर्ड और लिखा हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान ले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो क्या उसके पास हमेशा कच्चा माल पड़ा हुआ मिलेगा? क्या उसके पास हमेशा बना हुआ माल मिलेगा? ऐसा तो नहीं होता ना। तो एक बात मुझे बताओ कि मान लो मैं बिट्टू टिक्की वाले के पास जाता हूँ टिक्की खाने के लिए, तो मुझे बताओ वहां पर जो टिक्की का जो प्रोसेस है उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? सर उसका रॉ मटेरियल होगा आलू। अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके पास में आलू पड़ा है, दैट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। तो ऐसा भी तो होगा कि जो कच्चा आलू पड़ा हुआ और कुछ ऐसे आलू भी पड़े होंगे जो उसने उबाल करके रखे होंगे, जो उसने गोले पेड़े बना करके रखे होंगे। तो वो क्या हुआ, ना तो वो कच्चा माल हुआ ना तो वो पूरा बना हुआ माल हुआ। ऐसा जो प्रोडक्ट होगा या जो भी आपको ऐसा स्टॉक होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, WIP। थर्ड आता है कि कुछ आप देखोगे वहां पर टिक्की बिल्कुल प्रिपेयर होगी जो कि खाने के लिए रेडी होगी, वो सारी की सारी आपकी कहलाएगी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई कि करंट एसेट में सबसे पहला पॉइंट आया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड आता है डेटर्स। ये भी हमारे एक कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के अंदर, जो कि अभी हमने पढ़ा था। डेटर्स का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसी सामने वाली फर्म, कोई भी ऐसा रिटेलर जो मुझसे माल उधार पर लेके गया है, मैंने उसको माल उधार पर दिया, लेकिन कुछ समय के बाद वो मुझे पैसा वापस लौटा देगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या, 3-4 साल बाद, 5 साल बाद क्या, नहीं, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, विद इन कैश कन्वर्जन साइकिल। वो हो सकता है 3 महीने बाद मुझे लौटाए, हो सकता है 5 महीने बाद मुझे लौटाए। ठीक है, तो इसका भी एक पीरियड होता है। तो दैट इज कॉल्ड डेटर्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। नेक्स्ट आता है कैश बैलेंस। ये तो अपने आप में कैश बैलेंस है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बैंक बैलेंस भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब भी हमारा मन चाहे। चेक फिल किया या डेबिट कार्ड से हमने या अपना जो भी है बैंक से बैलेंस निकलवा लिया। नेक्स्ट आता है रिसीव। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्यों आ रहा है कि देखो इसके बारे में तो आप जानते होंगे सारे के सारे, ठीक है, चाहे ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा हो चाहे वो कॉमर्स वाला बच्चा हो, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का सिंपल सा मतलब होता है कि दो बातें होती है, एक तो होता है रिसीव्ड, कोई भी इनकम आपको रिसीव्ड हो जाना, दैट इज कॉल्ड रिसीव्ड। एक होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपने सर्विसेज दी, गुड्स प्रोवाइड करे, कुछ भी करा, आपको पैसा आना है। जो आपका पैसा आना है वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपको विद इन कैश कन्वर्जन साइकिल या तो
आपको मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड रिसीवेबल्स। ऐसे रिसीवेबल को कई बार ट्रेड रिसीवेबल भी लिखा आता है, या कोई भी इनकम इंटरेस्ट रिसीवेबल या कमीशन रिसीवेबल या डिविडेंड रिसीवेबल, ठीक है। तो ये सब चीजें लिखी आ सकती हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल में का मैं बता दूं कि क्या क्या कंपोनेंट होता है इसके अंदर। दो चीजें होती हैं, एक डेटर्स होते हैं, दूसरा बिल्स रिसीवेबल होते हैं इसके अंदर। लेकिन ये अलग से आपको आएगा नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट इतना ही है। ये तो फिर भी मैंने बता दिया आपको, बाय चांस आपको आ जाए तो ये याद रहेगा कि सर हाँ रिसीवेबल्स था, तो वो कहीं ना कहीं करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा करंट एसेट्स। लेकिन इसके अंदर सब में कॉमन क्या थी चीजें सर? कॉमन ये थी कि सारे के सारा मुझे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा सारा से मुझे पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो देखो बच्चों, हमेशा आपको जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कई बार उधार की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमेशा लॉन्ग टर्म उधार की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कई बार मुझे छोटे उधार की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिसको मैं एक साल के अंदर पे कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। को शॉर्ट टर्म फंड भी बोला गया है। इसकी पेमेंट जनरली एक साल के अंदर अंदर करनी होती है, हम लोग कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटीज। और ये होती क्या क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या है? ट्रेड क्रेडिटर्स। बच्चों एक बात बताओ, जब भी हम माल बेचेंगे तो उधार पर बेचते हैं, ऐसा है ना। लेकिन जब हम माल परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तब भी तो ऐसा होगा, हमेशा कैश थोड़ा देंगे। ऐसा भी तो होगा कि हम माल उधार पर खरीदेंगे ना। तो अब तो क्या होगा, जिससे माल उधार पर खरीदूंगा तो उसके आगे मैं हाथ जोड़ के खड़ा हूंगा, ठीक है। तो मैं अपनी बुक्स के अंदर उस व्यक्ति का नाम क्या लिखूंगा? मैं उसका नाम लिखूंगा ट्रेड क्रेडिटर्स। तो इसको मैं एक साल के अंदर अंदर पेमेंट कर दूंगा। तो ये मेरे करंट लायबिलिटी का पहला पार्ट। दूसरा शॉर्ट टर्म लोन्स बता ही दिया आपको। ये आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने अपने एम्प्लॉइज की सर्विसेज तो ले ली, लेकिन आज जब पैसा देने के टाइम है तो आप उसको पैसा नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपके पास में है नहीं। आप उसको बोलते हो कि अब मैं आपकी जो सैलरी है ना वो अगले महीने पे कर दूंगा, ठीक है। तो एक्सपेंस क्या हुआ सर? मेरा एक्सपेंस हुआ सैलरी, मेरा एक्सपेंस हुआ रेंट, लेकिन मेरा ड्यू डेट पर मैं उसको पे नहीं कर रहा, जब मैं उसको बाद में पे करूंगा। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये पेमेंट देने की बारी है, उस दिन अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो ये मेरी करंट लायबिलिटीज के पार्ट में चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसिस ड्यूज, जो एक्सपेंसिस हमें बाद में पे करने हैं। तो ये एक्सपेंसिस ड्यू, एक्सपेंसिस में कुछ भी आ सकता है। हमने अभी पहले पढ़ा था सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट। अगर उसके आगे आउटस्टैंडिंग लिखा आता है तो वो सारा का सारा आपका करंट लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे हमने रिसीवेबल किया था ना, वैसे सेम टू सेम पेबल भी है। अगर किसी के पीछे रिसीवेबल लिखा तो करंट एसेट का पार्ट है, किसी के पीछे पेबल लिखा है तो वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। जनरली डिविडेंड पेबल आता है, टैक्स पेबल आता है। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को जाता है। टैक्स पेबल का मतलब टैक्स जो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो गवर्नमेंट को जाता है, ठीक है। तो जिसके पीछे भी पेबल लिखा है, जो मुझे पे करना है, इट इज नॉट येट पेड, तो वो सारा का सारा मेरा कहलाएगा करंट लायबिलिटी। यहां तक क्लियर है?